हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि लेजर में जो पोस्टिंग करनी होती है वो हम कैसे करते हैं। हमने कुछ वर्ड्स याद किए थे जिन वर्ड्स को यूज़ कर कर हम हमेशा पोस्टिंग करेंगे। वो वर्ड्स क्या हैं? इन डेबिट, टू क्रेडिट और इन क्रेडिट बाय डेबिट। इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करके हमने लेजर पोस्टिंग करनी है। और जब हम ये वर्ड्स यूज़ करके पोस्टिंग करते हैं तो कोई भी गलती होने के चांसेस नहीं रहते, क्योंकि इन वर्ड्स में खुद ही सारा जो कॉन्सेप्ट है पोस्टिंग का वो इनकॉर्पोरेटेड है। तो उस एग्जाम्पल में हम सीख कर आए थे कि जो सिंपल जर्नल एंट्री होती है जिसमें एक अकाउंट डेबिट होता है और एक ही अकाउंट क्रेडिट होता है, उसकी जो पोस्टिंग होती है हम कैसे करते हैं, और साथ ही में हमने कास्टिंग और बैलेंसिंग का मतलब देख लिया था। अब हम एक प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम वही ट्रांजैक्शंस लेंगे जिसमें सिंपल जर्नल एंट्री ही पास होनी होगी, और उन ट्रांजैक्शन को देख के अब हमें प्रॉपर लेजर बनाना है, मतलब कि डिफरेंट अकाउंट्स बनाने हैं और उनको बैलेंस भी करना है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ लिखा है journalize the following transactions, post them into ledger and balance the accounts on 31st March 2020। तो अब हमें पता है कि एक तो जो ईयर होता है वो दो तरीके का हो सकता है। एक तो होगा कैलेंडर ईयर जो स्टार्ट होगा 1 जनवरी से, मतलब कि जब कैलेंडर हमारा कब से बनता है, जनवरी टू दिसंबर बनता है, तो 1 जनवरी से जो स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर को जो एंड होगा उस ईयर को तो हम बोलते हैं कैलेंडर ईयर। और दूसरा होता है फाइनेंशियल ईयर जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और एंड होता है 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे लिखा है 31 मार्च 2020, तो यहाँ पे जो ईयर फॉलो हो रहा है वो फाइनेंशियल ईयर है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, ये जो लेजर अकाउंट्स होते हैं ये किसी भी पीरियड के लिए बन सकते हैं, मतलब कि ये जो ट्रांजैक्शंस दी होंगी चाहे वो एक पूरे साल की हो चाहे वो एक महीने की हो, हमने उस पीरियड के लिए ही वो लेजर अकाउंट बनाना होता है। और इन रियलिटी क्या होता है, इन रियलिटी जैसे ही एक एंट्री डलती है उसी टाइम वो बैलेंस हो जाते हैं अकाउंट्स, क्योंकि सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। हर जर्नल एंट्री डलने के बाद वो बैलेंसेस जो हैं, जो अकाउंट्स में बैलेंसेस होते हैं, अपने आप वो सेटल हो जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था हमने करना क्या होता है रियलिटी में, हमने सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी होती है, आगे के जितने भी स्टेप रहते हैं वो अपने आप हो जाते होते हैं। तो यहाँ पे हमें ट्रांजैक्शंस की डेट नहीं दी हुई, तो जो भी होगी ये पूरे उस फाइनेंशियल ईयर में ये ट्रांजैक्शंस हुई होंगी, हमने इन ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले तो जर्नलाइज करना है, उसके बाद हमने इनको लेजर में पोस्ट करना है और फिर उन अकाउंट्स की हमने बैलेंसिंग करनी है। तो अब यहाँ पे तो इन्होंने बोला हुआ है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, मतलब कि जर्नल उसको एज अ पार्ट ऑफ योर फेयर वर्क चाहिए है। लेकिन अगर उसने सिर्फ बोला होता कि इन ट्रांजैक्शंस को देखकर आप लेजर प्रिपेयर कर दो, तो भी आप हमेशा वर्किंग नोट में ये जर्नल एंट्रीज ज़रूर पास करेंगे, क्योंकि अगर आप जर्नल एंट्रीज अपने दिमाग में पास करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आप कुछ ना कुछ गलती ज़रूर कर जाओगे। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जब भी आपने लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, जर्नल एंट्रीज छोटा सा आप वर्किंग नोट बनाएं और जल्दी से वहाँ पर आपने कोई फॉर्मेट तो बनाना नहीं है क्योंकि वर्किंग नोट है वो, तो वर्किंग नोट में जल्दी से बस जर्नल एंट्रीज लिख लीजिए विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट्स। तो अब ये वाला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ सोल्यूशन। अब हमें पता ही है लेजर अकाउंट्स बनाने के लिए बेस होता क्या है, बेस होता है जर्नल। तो स्टेप 1 हमेशा हमारा रहेगा जर्नलाइजिंग। अब हम लोग इन ट्रांजैक्शन को देखकर जर्नल एंट्रीज जो हैं वो पास करने वाले हैं। तो फर्स्ट हमें यहाँ पर दिया हुआ है, मैं यहाँ पर जर्नल का कोई फॉर्मेट नहीं बना रही हूँ क्योंकि हमें ऑलरेडी अच्छे से पता है कि जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है और हम काफ़ी क्वेश्चंस जर्नल के ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो जिन भी बच्चों ने स्टार्टिंग से लेक्चर्स नहीं देखे हैं प्लीज़ जाकर स्टार्टिंग से सारे लेक्चर्स देखिए, क्योंकि हर चीज़ लिंक्ड होती है और हर एक चीज़ को आपको विद लॉजिक सॉल्व करना चाहिए। और विद लॉजिक सॉल्व करने के लिए आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है उस चीज़ से रिलेटेड वो पता होना चाहिए कि क्या वो चीज़ है, क्या उस चीज़ का इफेक्ट होता है और उसका रीज़न क्या होता है वो इफेक्ट देने का। तो आप लोग प्रॉपर फॉर्मेट बना के ही ये क्वेश्चन करेंगे, तो जर्नल का आप लोग जल्दी से फॉर्मेट बना लेंगे। और अब हम लोग चल रहे हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन पे। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹20,000। ये पढ़ते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, हम किसकी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस को, इन द बिजनेस ऑफ मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स क्या है, वो ओनर है इस बिजनेस का, उसने बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैपिटल ऑफ ₹20,000। कुछ नहीं लिखा, क्या इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट किया, तो क्या इन्वेस्ट किया होगा, कैश इन्वेस्ट किया होगा और बिजनेस स्टार्ट किया होगा। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी,
कैश अकाउंट डेबिट, उसने कैश लगा दिया बिजनेस में, बिजनेस का कैश बढ़ गया, डेबिट इंक्रीज इन एसेट, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। और टू कैपिटल अकाउंट, जब भी ओनर कुछ भी इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, कैपिटल अकाउंट इफेक्ट हो जाता है और कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हुआ, क्रेडिट इंक्रीज इन कैपिटल, इसलिए हमने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है। तो जब भी ओनर इन्वेस्ट करेगा कुछ भी इनटू हिज बिजनेस, वो पर्टिकुलर चीज डेबिट हो जाएगी और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। जर्नल एंट्रीज की रही कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट क्यों डेबिट, डेबिट इंक्रीज इन एसेट, और कैपिटल अकाउंट क्यों क्रेडिट, क्रेडिट इंक्रीज इन कैपिटल। जल्दी से हम लोग सेकेंड ट्रांजैक्शन पे चलेंगे। आप लोग प्रॉपर फॉर्मेट बनाकर कर रहे हैं तो आप लोग इसकी नरेशन भी लिखेंगे और साथ ही में वो लाइन भी बनाएंगे जो डिफ्रेंशिएट करती है एक एंट्री को दूसरी एंट्री से। तो सेकेंड ट्रांजैक्शन देखेंगे, यहाँ लिखा है ही परचेज्ड गुड्स फ्रॉम वाई ऑन क्रेडिट ₹4000, उधार पर गुड्स खरीदे हैं, जिसमें हम डील करते हैं वो गुड्स इसने खरीदे हैं वाई से क्रेडिट पर। अगर इन्होंने ना भी लिखा होता ऑन क्रेडिट तो भी हमें पता था कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही है, क्योंकि अगर सिर्फ नाम दिया होता है तो हमें अच्छे से पता है कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। इसकी भी हम जर्नल एंट्री लिखेंगे। हम गुड्स खरीद कर ला रहे हैं तो परचेजेस अकाउंट हमारा डेबिट होगा। क्यों इसे डेबिट कर रहे हैं, डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, हमारी एक्सपेंसेस वाली लिस्ट इस परचेज के कारण बढ़ गई है, हम गुड्स खरीद कर लाए हैं। और टू वाई, वाई एक लायबिलिटी है, वो क्रेडिटर है हमारा, आज हमने इससे उधार पर सामान खरीदा है, आगे चल के हमें इसको पैसे देने होंगे, एक लायबिलिटी खड़ी हो गई वाई के नाम से, तो क्रेडिट इंक्रीज इन लायबिलिटी, इसलिए हमने वाई को क्रेडिट किया है। इसकी नरेशन भी लिखेंगे आप लोग, बीइंग लगाकर यही वाली लाइन आप कॉपी कर देंगे और साथ ही में वो लाइन बनाएंगे जो डिफ्रेंशिएट करेगी इन दो जर्नल एंट्रीज को। साथ ही में इन जर्नल एंट्रीज की हम अमाउंट भी लिखेंगे, मैं लिखना भूल गई थी। तो एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 20,000, तो 20,000 का कैश बिजनेस के पास आ गया और 20,000 से ही जो कैपिटल अकाउंट है वो इफेक्ट हो गया। फिर ये उधार पर सामान खरीद कर लाया है वाई से 4,000 का, तो 4,000 रुपए की परचेजेस करी है हमने और हमारी एक लायबिलिटी खड़ी हुई वाई के नाम से, वो भी कितने रुपए की, 4,000 रुपए की। थर्ड ट्रांजैक्शन देखेंगे, यहाँ लिखा है ही पेड कैश टू वाई ₹2,000, तो अब हम लोग वाई से उधार पर सामान लाए थे तो हम लायबल थे वाई को पैसे देने के लिए, तो आज हमने उसको पैसे दे भी दिए। कितने पैसे दिए हैं, 2,000 रुपए दिए हैं। जल्दी से इसकी भी जर्नल एंट्री लिखेंगे, वाई डेबिट कितने रुपए से, जितने हमने उसको दिए। हमारी जो लायबिलिटी थी ये कम हो गई, डेबिट डिक्रीज इन लायबिलिटी, हमने 2,000 रुपए दिए तो 2,000 से यही वाली जो हमारी लायबिलिटी है वो कम हो गई। वाई डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश हमारा कम हो गया, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, इसलिए हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया। फिर से बिजनेस का कैश कितने रुपए से कम हुआ, जितना हमने उसको पे किया, 2,000 रुपए हमने वाई को दिए तो 2,000 से हमारे बिजनेस का जो कैश है वो कम हो गया। आप लोग ध्यान रखेंगे कि नरेशन लिखनी है और वो लाइन भी आपने बनानी है। फोर्थ ट्रांजैक्शन पे चलेंगे, यहाँ लिखा है ही सोल्ड गुड्स टू जेड ₹6,000। अब सिर्फ नेम लिखा हुआ है और हम गुड्स को बेच कर आ रहे हैं, मतलब जिस सामान में हम डील करते हैं उसी सामान को हम बेच रहे हैं। सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा और साथ ही में ये डेटर खड़ा हो जाएगा हमारे पास जेड के नाम से, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नेम लिखा हुआ है। तो अगेन ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, हमने उधार पे इसको गुड्स बेचे हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, जेड डेबिट, एक एसेट खड़ा हो गया, एक डेटर आ गया हमारे पास जेड के नाम से, डेबिट इंक्रीज इन एसेट, इसलिए हमने Z को डेबिट किया है। और टू सेल्स अकाउंट, हमने सेल कर दी तो हमारी जो इनकम वाली लिस्ट है वो बढ़ गई, क्रेडिट इंक्रीज इन इनकम, इसलिए हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया है। अमाउंट क्या है इसकी, 6,000 रुपये से हमारा एक एसेट खड़ा हो गया Z के नाम से, साथ ही में 6,000 से हमारी इनकम्स वाली लिस्ट है जो बढ़ गई सेल्स के कारण। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे हम लोग, जो कि है फिफ्थ ट्रांजैक्शन। यहाँ लिखा है ही रिसीव्ड कैश फ्रॉम Z ₹4,000। पहले हमने गुड्स बेचे थे उधार पर Z को, कितने के, 6,000 के। अब ये डेटर लायबल था हमें पैसा देने के लिए, अब असल में उसने हमें पैसे दे भी दिए। कितने रुपए दिए हैं, 4,000 रुपए दिए हैं। जर्नल एंट्री लिखेंगे इसकी हम, कैश अकाउंट डेबिट, उसने हमें कैश दे दिया, बिजनेस का कैश बढ़ गया,
डेबिट इंक्रीज इन एसेट, कितने से बढ़ा, जितने पैसे उसने हमें दिए, 4000 रुपीज़ उसने हमें दे दिए तो बिजनेस का कैश 4000 रुपये से बढ़ गया। साथ ही में जो हमारा डेटर था ये जेड के नाम से ये कम हो जाएगा तो क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, इसलिए हम जेड को क्रेडिट करेंगे फिर से कितने रुपए से, 4000 रुपये से ही। ये जो हमारा एसेट था जेड के नाम से जो डेटर था वो कम हो जाएगा। यहाँ पे 6000 डेबिट किया था, यहाँ पे इसको कम करने के लिए हमने 4000 क्रेडिट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे हम लोग जो कि है 6 ट्रांजैक्शन। यहाँ लिखा है ही फर्दर परचेज गुड्स फ्रॉम वाई ₹4000। फिर से ये वाई से उधार पर सामान लेकर आ रहा है क्योंकि सिर्फ नाम ही लिखा हुआ है, उधार ट्रांजैक्शन है ये। इसकी भी जर्नल एंट्री हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट, फिर से उधार पर सामान आया तो ये खर्चों वाली लिस्ट हमारी बढ़ गई। डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंस, कितने रुपए से बढ़ेगी, 4000 रुपये से ये खर्चों वाली लिस्ट बढ़ गई। और 2y 4000 रुपये से ही ये जो हमारी लायबिलिटी है वो बढ़ गई, जो y है वो हमारा क्रेडिटर है। 7th ट्रांजैक्शन देखेंगे, यहाँ लिखा है ही पेड कैश टू y ₹2000। फिर से हमने y को पेमेंट करी है कितने रुपए, 2000 रुपये। तो जर्नल एंट्रीज की हम लिखेंगे y डेबिट टू कैश अकाउंट। y को हमने डेबिट क्यों किया है, वो हमारी लायबिलिटी थी, लायबिलिटी हमारी कम हो गई तो डेबिट डिक्रीज इन लायबिलिटी, इसलिए y को हमने डेबिट किया। और कैश अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया, कैश हमारा कम हो गया, हमने y को पेमेंट कर दी तो क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, इसलिए हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है। साथ ही में इसकी अमाउंट भी लिखेंगे 2000 और 2000। और ऊपर ये रीजनिंग लिखनी भूल गई थी, तो y को हमने यहाँ क्रेडिट क्यों किया था, हम परचेज करके लाए थे उधार पर y से, तो यहाँ पे वो लायबिलिटी क्रिएट हुई थी तो क्रेडिट इंक्रीज इन लायबिलिटी, इसलिए हमने y को क्रेडिट किया है। साथ ही में ये भी चीज़ बता दूँ, ये जो ब्रैकेट वाली चीज़ें हैं ये किसी ने भी अपने फेयर पोर्शन में कभी भी नहीं लिखनी, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर लिखती होती हूँ कि जो बच्चे ये फर्स्ट टाइम भी लेक्चर देख रहे हैं उनको भी जो रीजनिंग है डेबिट और क्रेडिट की वो समझ में आ सके। कोई भी ये ब्रैकेट कभी भी नहीं लिखेगा अपने सोल्यूशन में। तो अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे हम लोग जो कि है 8th ट्रांजैक्शन। यहाँ लिखा है ही फर्दर सोल्ड गुड्स टू जेड ₹2000। फिर से उधार पर जेड को सामान बेचा है कितने रुपए का, 2000 रुपये का। तो हमने सेल्स करी है जेड को उधार पर, तो जर्नल एंट्री रहेगी जेड डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जेड को हमने डेबिट क्यों किया है, डेबिट इंक्रीज इन एसेट, जेड के नाम से एक डेटर आ गया हमारे पास, ये लायबल है हमें पैसे देने को, कितने रुपए का डेटर खड़ा हुआ यहाँ पर, इस ट्रांजैक्शन के कारण 2000 रुपये का डेटर खड़ा हुआ। और टू सेल्स अकाउंट, सेल्स को हमने क्रेडिट क्यों किया है, क्रेडिट इंक्रीज इन इनकम, कितने रुपए से इनकम वाली लिस्ट बढ़ेगी, 2000 रुपये से ही जो इनकम वाली लिस्ट है वो बढ़ जाएगी। लास्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे हम लोग, यहाँ लिखा है ही रिसीव्ड कैश फ्रॉम जेड ₹4000। तो अब इस जेड ने हमें पैसे भी दे दिए हैं, जर्नल एंट्री सीधा लिखेंगे हम लोग कैश अकाउंट डेबिट टू जेड। कैश को हमने डेबिट क्यों किया, डेबिट इंक्रीज इन एसेट, बिजनेस का कैश का बैलेंस बढ़ गया। और टू जेड, जेड को हमने क्रेडिट क्यों किया, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, ये जो डेटर था इसने हमें पैसे दे दिए तो ये डेटर कम हो गया हमारा, तो क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट। साथ ही में अमाउंट भी लिखेंगे हम इसकी 4000 और 4000। तो इतना करने के बाद ये जो जर्नलाइजिंग वाला स्टेप होता है ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ जो ध्यान में रखनी है, जब भी लेजर अकाउंट्स बनाने हैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना कि एक जर्नल एंट्री आपने लिखी, मतलब कि एक ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज किया और उसमें जो भी अकाउंट्स आए वो पहले ही बना के उसका लेजर अकाउंट बनाना शुरू कर दिया। ये गलती कोई भी नहीं करेगा क्योंकि आगे जाके जो ट्रांजैक्शन है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, जर्नल एंट्रीज कॉम्प्लेक्स होगी और उसके बाद फिर पोस्टिंग जब करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमेशा पहले ही सारी जर्नल एंट्रीज आपने पास कर लेनी है और उसी के बाद आपने जाके लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे जहाँ पे हमने लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर अकाउंट किस किस चीज़ों के कारण इफेक्ट हुआ है, मतलब किस किस चीज़ों के कारण वो बढ़ा है और किस किस चीज़ों के कारण वो कम हुआ है। और साथ ही में हमें पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर डे पे उस अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा है।
तो जो रिकॉर्डिंग वाला स्टेप था वो तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हमने चलना है पोस्टिंग वाले स्टेप में, मतलब कि हमने लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। तो अब हमें सारी ट्रांजैक्शंस मतलब सारी जर्नल एंट्रीज को हमने देखना होता है और उसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि कितने यूनिक अकाउंट्स हैं। मतलब कि एक बार यहाँ पे कैश अकाउंट आया और फिर से यहाँ पे कैश अकाउंट आया है, तो आपने 2 बार नहीं बनाना कैश अकाउंट, एक यूनिक अकाउंट एक ही बार बनेगा। मतलब कि हमें देखना है यहाँ कितने डिस्टिंक्ट और यूनिक अकाउंट्स हैं और उतने ही हमारे जो लेजर वाले अकाउंट्स हैं, जो खाते हैं, वो बनेंगे। तो हम लोग देखेंगे हमारे कितने अकाउंट्स बनेंगे। एक तो बनेगा कैश अकाउंट, दूसरा बनेगा कैपिटल अकाउंट, तीसरा बनेगा परचेजेस अकाउंट, चौथा बनेगा वाई का अकाउंट। अब वाई का अकाउंट ऑलरेडी हम गिन चुके हैं, कैश अकाउंट ऑलरेडी हम गिन चुके हैं, जेड का अकाउंट, 5वां अकाउंट, सेल्स का अकाउंट, 6ठा अकाउंट, कैश का अकाउंट ऑलरेडी हो गया, जेड का अकाउंट पहले ही देख लिया हमने, परचेजेस का अकाउंट, वाई का अकाउंट, वाई, कैश, जेड, सेल्स, कैश और जेड, ये सारे अकाउंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो 6 डिस्टिंक्ट अकाउंट्स हैं इन सारी ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज में से जो निकले हैं हमारे पास। पहला है कैश अकाउंट, दूसरा है कैपिटल अकाउंट, तीसरा परचेजेस अकाउंट, चौथा वाई का अकाउंट, 5वां जेड का अकाउंट और 6ठा सेल्स का अकाउंट। तो ऐसे करके हम लोगों ने देखना है। जो अकाउंट्स रिपीट हो रहे हैं वो तो ऑलरेडी कवर हो चुके, तो फिर से उसका कोई अकाउंट नहीं बना दोगे आप लोग। ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी में कहीं पे 2 बार लिख दोगे कैश अकाउंट या कोई भी अकाउंट, और कुछ एंट्रीज वहां पे पोस्ट हो जाएगी और कुछ एंट्रीज दूसरे अकाउंट में पोस्ट हो जाएगी और सब कुछ आपका गलत हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ध्यान से देखना है डिस्टिंक्ट अकाउंट्स कितने हैं हमारे पास, और पहले जाके वो सारे अकाउंट्स के लिए जो वो बॉक्स है वो आप लोगों ने बना लेना है। कभी भी ये गलती नहीं करनी कि साथ साथ बॉक्स बनाओगे साथ साथ में पोस्टिंग कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जितने डिस्टिंक्ट अकाउंट्स दिख गए आपको, पहले सभी का आपने फॉर्मेट बना लेना है। तो सबसे पहले आप लोग इतना नोट डाउन करें और उसके बाद हम लोग लेजर अकाउंट्स में पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में 6 बॉक्सेस बनाने थे हमने, जो लेजर अकाउंट मतलब बनाने थे वो 6 बनाने थे, क्योंकि हमारे पास 6 डिस्टिंक्ट अकाउंट्स थे। पहला था कैश अकाउंट, दूसरा कैपिटल, तीसरा परचेजेस, चौथा वाई का अकाउंट, 5वां जेड का अकाउंट और 6ठा सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे सभी ने ध्यान रखना है, जब भी आप ये बॉक्सेस बनाएंगे कोई भी उल्टा पुल्टा नहीं लिख देगा इन अकाउंट्स के नाम को। जैसे जर्नल एंट्री में सबसे पहले हमारे पास आया था कैश अकाउंट, तो पहला जो बॉक्स होगा, पहला जो हमारा अकाउंट है वो कैश अकाउंट ही होगा। उसके बाद हमारे कैपिटल अकाउंट आया था जर्नल एंट्री में, तो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया। उसके बाद परचेजेस आया था तो परचेजेस अकाउंट बनाया। तो उसके बाद आया था वाई का अकाउंट, तो वाई का बनाया। ऐसे ही फिर जेड का आया था, फिर सेल्स का आया था। तो इसी सीक्वेंस में आप लोग इन अकाउंट्स को बनाएंगे तो आपको पोस्टिंग करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने टेढ़े मेढ़े अकाउंट्स नहीं बना देने। जैसे जैसे जो ट्रांजैक्शन में अकाउंट आएगा वैसे वैसे वो यहाँ पर बनेगा। इससे क्या होगा, आपको पोस्टिंग करते वक्त पता रहेगा कि एक अकाउंट है कहाँ पर, क्योंकि आपने सीक्वेंस वाइज वो बनाए हुए हैं। दूसरी चीज़, अकाउंट्स बनाते वक्त कोई अकाउंट मिस नहीं होगा, क्योंकि आप हॉच पॉच करके नहीं चल रहे, आप ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन, आप जर्नल एंट्री बाय जर्नल एंट्री चल रहे हो, और जैसे जैसे जो जो डिस्टिंक्ट अकाउंट आ रहा है वो आप यहाँ पर बना रहे हो। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो ये है कि पता कैसे चलेगा एक अकाउंट की ये जो लेंथ है वो कितनी बनानी है। तो इसका एक अप्रॉक्सीमेट तरीका है। आपने क्या करना है, आपने देख लेना है कि जो आपने जर्नल एंट्रीज पास करी है वहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वो जो अकाउंट है वो कितनी बार आया है। जितनी बार भी वो आया है उसके अप्रॉक्सीमेट नंबर का ही आपने ये पूरा बॉक्स बनाना है, क्योंकि कुछ तो हमारी ये हेडिंग वाली रो बनाने में चली जाएगी और कुछ बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करने में कुछ लाइन्स चली जाएगी। तो एक अकाउंट जितनी बार जर्नल एंट्रीज में आता है अप्रॉक्सीमेटली उतनी लाइंस का ही आपने ये अकाउंट बनाना है। अभी अकाउंट बना तो लेना है, इसको कभी भी पहले ही क्लोज नहीं करना, क्योंकि हमें क्या पता थोड़ी सी ज़्यादा अगर जर्नल एंट्रीज हो गई, मतलब थोड़े से ज़्यादा अगर इफेक्ट यहाँ पर दिखाने पड़ गए तो आपने बॉक्स ऑलरेडी क्लोज किया होगा। तो क्लोज बिल्कुल भी नहीं करना, फॉर्मेट पूरा ऐसे ही बना लेना है। पर ये जो नीचे हम लोग क्लोज कर देते होते हैं इन बॉक्सेस को, वो पहले नहीं करना, वो बाद में करेंगे जब हम कास्टिंग वाला स्टेप करेंगे, मतलब कि जब हम लोग टोटल लगाएंगे। उससे पहले इसको आप क्लोज नहीं करेंगे किसी भी अकाउंट को। ध्यान में एक और चीज़ रखनी है कि जितने भी लेजर अकाउंट बनाने हैं, ये डेबिट साइड ये क्रेडिट साइड ज़रूर लिखना है। ये डेबिट क्रेडिट के बिना ये बॉक्स जो है वो अधूरा है, क्योंकि उससे कोई भी मीनिंग नहीं निकलेगा। अगर इसके ऊपर डेबिट क्रेडिट लिखा ही नहीं है तो क्या बता रहे हो आप, यहाँ पे कुछ भी नहीं पता चलेगा। इसलिए डेबिट और क्रेडिट हमेशा एक अकाउंट में 2 साइड्स होती हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है कि डेबिट और क्रेडिट आपने ज़रूर लिखना है और बीच में उस अकाउंट का नाम आ जाएगा। अब इतना कुछ बताने के बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पोस्टिंग वाला स्टेप।
अब पोस्टिंग वाला स्टेप करने के लिए हमने क्या करना है, एक एक करके जर्नल एंट्री उठानी है। ऐसे नहीं देखना कि कैश अकाउंट कौन सी जर्नल एंट्रीज में आ रहा है, पहले मैं कैश अकाउंट पूरा कर लेता हूँ फिर नेक्स्ट अकाउंट पे जाएंगे, ऐसा हमने बिल्कुल भी नहीं करना। हम उठाएंगे एक जर्नल एंट्री, पहली जर्नल एंट्री उठाएंगे, उसमें जितना भी पूरा इफेक्ट होगा, अभी तो 2 ही अकाउंट्स है, आगे चल के और अकाउंट्स भी होंगे एक ही जर्नल एंट्री में, तो पहले क्या करेंगे, एक जर्नल एंट्री का जितना भी इफेक्ट होता है वो पूरा देंगे हम लोग, उसी के बाद हम नेक्स्ट जर्नल एंट्री पे जाएंगे। और इसीलिए ये बॉक्सेस पहले से बने होने ज़रूरी है हमारे पास, क्योंकि हम जर्नल एंट्री बाय जर्नल एंट्री जाएंगे, इससे आपके मिस्टेक होने के चांस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी पहले ऐसे करते हैं कि जर्नल एंट्री में जाके ढूंढते हैं कि कैश अकाउंट कहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ पे सारा इफेक्ट देते हैं, फिर ढूंढते हैं कैपिटल अकाउंट कहाँ आ रहा है, फिर यहाँ इफेक्ट दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत करें। इससे क्या होता है, एक तो आप ओमिट कर सकते हैं, कुछ भी छोड़ सकते हैं, मिस हो सकता है आपका इस अकाउंट में डालने के लिए, और बाद में बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो ट्रांजैक्शन यहाँ 9 थी, आगे चल के कितनी भी ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, तो बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हो जाएगी आपके दिमाग में और कुछ भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसीलिए जर्नल एंट्री बाय जर्नल एंट्री हम लोग चलेंगे। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री मैं यहाँ पे देख लेती हूँ। फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारे पास थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो अब हमें इसका इफेक्ट देना है। वर्ड्स हैं हमारे पास इन डेबिट टू क्रेडिट और इन क्रेडिट बाय डेबिट। हमें अच्छे से पता है डेबिट साइड होती है टू साइड और क्रेडिट साइड होती है बाय साइड, और हमारी ये जो पोस्टिंग के लिए लाइंस हैं इसमें ये इफेक्ट ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। तो अब हमने क्या करना होता है, डेबिट को तो रिप्लेस कर देंगे उस वर्ड से जो अकाउंट असल में डेबिट हो रहा है, इस केस में कैश अकाउंट। तो मतलब क्या बना, इन डेबिट टू क्रेडिट, मतलब कि इन कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है। तो जिस भी जर्नल एंट्री की आपने पोस्टिंग करनी है, आपने देखना है डेबिट कौन सा अकाउंट हो रहा है, वो डेबिट की जगह आएगा, और जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा वो क्रेडिट की जगह आएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इजी सी चीज़ है। तो इन डेबिट टू क्रेडिट, पहला इफेक्ट देने वाले हैं हम इन कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग गए कैश अकाउंट में, इन कैश अकाउंट क्या लिखना है हमने, टू कैपिटल अकाउंट। साथ ही में यहाँ पे अगर डेट दी होती तो हम डेट भी लिखते हैं, पर अभी यहाँ डेट नहीं दी हुई, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ समझने के लिए कि हमने पूरा इफेक्ट दे दिया है, हम यहाँ नंबर करेंगे। तो ये पहली जर्नल एंट्री थी, तो यहाँ पे मैंने बस ऐसे ही लिख दिया नंबर 1। तो हम गए इन डेबिट टू क्रेडिट रूल था हमारे पास, तो इन कैश अकाउंट हमने लिखा टू कैपिटल अकाउंट। डेबिट वाली साइड टू साइड होती है तो यहीं पे आना था, तो इन कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। साथ ही में इसकी अमाउंट भी लिख देंगे 20,000 रुपीज़ से ये जर्नल एंट्री पास हुई थी। तो इन कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट मतलब भी समझेंगे इसका, ये जो कैश अकाउंट है ये डेबिट हुआ है। किसके कारण डेबिट हुआ है, कैपिटल के कारण डेबिट हुआ है। ओनर ने कैश इन्वेस्ट किया है बिजनेस में 20,000 रुपए, जिस कारण से हमारा कैश का बैलेंस डेबिट हो गया। कैश अकाउंट होता क्या है, कैश अकाउंट होता है एसेट। एसेट डेबिट हुआ मतलब एसेट आपका बढ़ गया, तो इसलिए कैपिटल के कारण आपका कैश अकाउंट बढ़ा है 20,000 रुपए से। तो जब भी हमें किसी भी ये पोस्टेड एंट्री का हमें मतलब समझना होता है तो हम कैसे समझते हैं, हम पहले देखते हैं ये अकाउंट है किसका। ये अकाउंट था एसेट का, तो एसेट डेबिट हुआ है। तो क्यों डेबिट हुआ होगा, क्योंकि डेबिट इंक्रीज सिग्निफाई करता है एक एसेट के लिए, इसका मतलब है ये इंक्रीज हुआ है इस कैपिटल के कारण 20,000 रुपए से। तो इसी के साथ जो फर्स्ट इफेक्ट था वो हमने दे दिया, इन डेबिट टू क्रेडिट इन कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। अब दूसरा इफेक्ट क्या है, इन क्रेडिट बाय डेबिट। तो अब क्या मतलब बना, इन कैपिटल अकाउंट बाय कैश अकाउंट। तो हम लोग गए कैपिटल अकाउंट में और हमें लिखना क्या है, हमें लिखना है बाय कैश अकाउंट। तो बाय साइड क्योंकि ये वाली साइड होती है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। फिर से अमाउंट क्या है, 20,000 रुपीज़ ही अमाउंट है। मतलब क्या बना, कैपिटल क्या होती है, कैपिटल ही होती है। तो अब कैपिटल क्रेडिट हुई है कैश के कारण, मतलब कि ये कैपिटल का बैलेंस कैश के कारण बढ़ा है। कैश इन्वेस्ट हुआ है बिजनेस में जिसके कारण से ये कैपिटल का बैलेंस बढ़ गया, क्योंकि कैपिटल को क्रेडिट किया है, क्रेडिट इंक्रीज इन कैपिटल। इसलिए हमने यहाँ पे बाय साइड पे लिखा है कैश अकाउंट 20,000 रुपये। तो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया नंबर 1, मतलब कि ये जो फर्स्ट वाली एंट्री थी इसका पूरा इफेक्ट हमने दे दिया। एक ही अकाउंट डेबिट हो रहा था, एक ही अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, तो 2 ही इफेक्ट होने थे, इन डेबिट टू क्रेडिट
और इन क्रेडिट बाय डेबिट। तो हम लोग गए इन कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, लिखा हमने 20,000 रुपये, और फिर इन कैपिटल अकाउंट बाय कैश अकाउंट, हम लोग कैपिटल अकाउंट में गए और हमने लिखा क्या, हमने लिखा बाय कैश अकाउंट, और मीनिंग भी हमें इसका समझ में आ गया। और ऐसे ही करके आपने मीनिंग इंटरप्रेट भी करना है हमेशा कि एक पर्टिकुलर चीज़ है क्या, और फिर देखना है कि वो डेबिट हुई थी कि क्रेडिट हुई थी, जो भी वो हुई थी वो उसके लिए क्या सिग्निफाई करता है, इंक्रीज को सिग्निफाई करता है कि डिक्रीज को सिग्निफाई करता है। उससे आपको पता चल जाएगा वो इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई और किस कारण से वो इंक्रीज या डिक्रीज हुई। तो ये वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा काम के हैं, इन डेबिट टू क्रेडिट और इन क्रेडिट बाय डेबिट। अब हम लोग देखते हैं कि सेकेंड जर्नल एंट्री हमारी क्या थी। तो सेकेंड जर्नल एंट्री हमारे पास है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू वाई। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो रहा है और वाई जो है वो क्रेडिट हो रहा है। फिर से वही हमने पोस्टिंग करने के लिए करना है क्या है, इन डेबिट टू क्रेडिट, इन क्रेडिट बाय डेबिट। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इन डेबिट टू क्रेडिट। तो अब इन परचेजेस अकाउंट टू वाई का अकाउंट, आपके पास ऑलरेडी जर्नल एंट्रीज लिखी हुई हैं, जर्नल एंट्रीज देखें और साथ ही में इंटरप्रेट करें कि इन डेबिट टू क्रेडिट का मीनिंग क्या निकलेगा। डेबिट को डेबिट वाले अकाउंट से रिप्लेस करके और क्रेडिट को क्रेडिट जो हो रहा है अकाउंट उससे रिप्लेस कर। तो इन परचेजेस अकाउंट टू वाई हम लोग गए परचेजेस अकाउंट में, हमें ऑलरेडी पता है, हमने सीक्वेंस में अकाउंट्स बनाए हैं तो पोस्टिंग करना और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो इन परचेजेस अकाउंट लिखना क्या है, हमने लिखना है टू वाई, डेबिट साइड टू साइड। तो हम यहाँ पे गए और हमने लिखा टू वाई, साथ ही में हम लोग इसकी अमाउंट भी लिखेंगे। तो अमाउंट हमारे पास है 4,000 रुपीज़ और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 ताकि पता चले कि सेकेंड जर्नल एंट्री का हम लोग यहाँ पे इफेक्ट दे रहे हैं। तो इन डेबिट टू क्रेडिट, इन परचेजेस अकाउंट टू वाई। अब मतलब इसका बाद में सीखते हैं, पहले दूसरा इफेक्ट ले देते हैं। पहला हमने दे दिया इन परचेजेस अकाउंट टू वाई, इस एंट्री को पूरा खत्म करना है हमने। तो अब इन वाई बाय परचेजेस अकाउंट, वाई में हम लोग गए, क्रेडिट साइड होती है बाय साइड, यहाँ हमने लिखा बाय परचेजेस अकाउंट। फिर से अमाउंट वही रहेगी 4,000 रुपीज़ और ये भी सेकेंड वाली जर्नल एंट्री का हमने दूसरा इफेक्ट यहाँ पे दिया है। जर्नल एंट्री हमारे पास थी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू वाई, दो इफेक्ट देने होता है, इन डेबिट टू क्रेडिट, इन क्रेडिट बाय डेबिट। तो इन परचेजेस अकाउंट टू वाई हम लोग परचेजेस अकाउंट में गए और हमने लिखा टू वाई, और इन क्रेडिट बाय डेबिट मतलब कि इन वाई बाय परचेजेस। तो हम वाई के अकाउंट में गए और हमने लिखा बाय परचेजेस अकाउंट। मीनिंग भी इसका यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। परचेज अकाउंट क्या होता है, परचेज अकाउंट एक एक्सपेंस होता है। तो अब एक्सपेंस को हमने डेबिट किया है, तो डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, इस वाई के कारण ये परचेजेस वाला जो खर्चा है वो बढ़ गया है। कैसे बढ़ा होगा, बाय से हमने ये उधार पे परचेज करी है इसीलिए ये बढ़ा है। क्योंकि जर्नल एंट्री भी हमें यहाँ साफ साफ दिख रही है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू वाई, और ये जर्नल एंट्री होती है किसकी है, क्रेडिट परचेज की है जर्नल एंट्री होती है। और वाई के अकाउंट में हमने क्या लिखा हुआ है, बाय परचेजेस अकाउंट। अब वाई क्या था, वाई हमारे लिए लायबिलिटी थी, हमने उससे उधार पर सामान लिया था। अब लायबिलिटी को हमने क्रेडिट किया हुआ है। क्रेडिट एक लायबिलिटी को कब करते हैं, क्रेडिट, इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो ये जो लायबिलिटी है ये हमारी बढ़ गई परचेजेस के कारण, क्योंकि हमने उधार परचेजेस करी है, इसलिए ये बाय वाली जो लायबिलिटी थी ये बढ़ गई है। यहाँ से भी हम लोग जर्नल एंट्री निकाल लेते होते हैं। अब इस केस में जो जर्नल एंट्री होती है वो ऑपोजिट हो जाती है, मतलब परचेजेस अकाउंट डेबिट टू वाई, क्योंकि हमने ये बाय साइड पे लिखा होता है। हमारे वर्ड्स क्या रहते हैं, इन डेबिट टू क्रेडिट, जो कि असली जर्नल एंट्री को सिग्निफाई करते हैं, जैसे कि परचेजेस अकाउंट डेबिट टू वाई, ये होती है असली वाली जर्नल एंट्री। और इसका जो इफेक्ट होता है वो हमने दोनों साइड देना होता है, दोनों अकाउंट्स में। तो हम इस साइड को बाय साइड बोल देते होते हैं। तो जर्नल एंट्री अगर यहाँ से हमने निकालनी होती है तो हमेशा ये वाला अकाउंट पहले आएगा और टू में आएगा ये वाला अकाउंट, क्योंकि साफ साफ पता चल रहा है कि यही अकाउंट है जो क्रेडिट हुआ है, क्योंकि हमने इस साइड पे इसका इफेक्ट दिया है। अब क्वेश्चन करने के लिए आपको इतनी सारी चीज़ें सोचनी नहीं पड़ेगी, ये बस मैं आपको सही से तरीका बता रही हूँ कि असल में यहाँ पर चीज़ें हो क्या रही हैं, और आपको ताकि अच्छे से देखकर पता चले, कभी भी आपको कोई अकाउंट आप देख रहे हो आप उससे इंटरप्रेट कर सको कि इसका असल में मीनिंग क्या निकल रहा है। तो अब इतना हम लोगों ने सीख लिया है कि मीनिंग कैसे इंटरप्रेट करते हैं। तो अब आगे वाली जर्नल एंट्रीज में हम सिर्फ इसका इफेक्ट ही देंगे और इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। थर्ड वाली जर्नल एंट्री देखते हैं हम लोग। यहाँ है वाई डेबिट टू कैश अकाउंट।
तो हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो क्या है, इन डेबिट टू क्रेडिट, इन क्रेडिट बाय डेबिट। पहला इफेक्ट देंगे हम लोग, हमारे पास जर्नल एंट्री थी वाई डेबिट टू कैश, तो हमने लिखना है इन वाई टू कैश। तो हम लोग गए वाई में और हमने लिखना क्या है, हमने लिखना है टू कैश अकाउंट। साथ ही में इसकी हम अमाउंट भी लिखेंगे। अमाउंट इस जर्नल एंट्री की थी 2000 रुपीज़। तो हमने पहला इफेक्ट दे दिया इन डेबिट टू क्रेडिट, इन वाई टू कैश अकाउंट। ये थर्ड जर्नल एंट्री का हम इफेक्ट दे रहे हैं। दूसरा इफेक्ट भी हम लोग देंगे इन वाई टू कैश। तो इन कैश क्या होने वाला है, इन कैश हमें लिखना होगा बाय वाई, क्योंकि इन डेबिट टू क्रेडिट होता है पर इन क्रेडिट क्या होता है, बाय डेबिट। तो इन कैश अकाउंट हमने लिखना है बाय वाई, अमाउंट यही रहेगी 2000 रुपीज़। और ये भी हमने थर्ड वाली जो अपनी जर्नल एंट्री थी उसका सेकंड इफेक्ट हमने दिया है। तो आई होप सभी को ये मेथड बहुत ज़्यादा आसान लग रहा हो और साथ ही में समझ आ रहा हो कि हमने कैसे एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमने जर्नल एंट्री बाय जर्नल एंट्री चलना है, दोनों इफेक्ट्स उस जर्नल एंट्री के हम लोग डालेंगे, मतलब जो भी डेबिट वाला इफेक्ट होगा, जो भी क्रेडिट वाला होगा, पूरा कर एक इफेक्ट एक जर्नल एंट्री का, फिर ही हम नेक्स्ट जर्नल एंट्री पे चलेंगे। इससे आपके मिस्टेक्स के चांसेस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ आपको पूरा अटेंटिवली ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट जर्नल एंट्री पे। तो फोर्थ हमारे पास है जेड डेबिट टू सेल्स 6000 रुपीज़। तो मतलब क्या बना, इन डेबिट टू क्रेडिट, मतलब कि इन जेड टू सेल्स। तो Z के अकाउंट पे हम लोग गए और हमने लिखना क्या है, इन Z टू सेल्स अकाउंट। साथ ही में इसकी अमाउंट भी लिखेंगे 6000 रुपीज़। और ये हम फोर्थ जर्नल एंट्री का यहाँ पे पहला इफेक्ट दे रहे हैं, इन Z टू सेल्स। तो इन सेल्स बाय Z, इसका सेकेंड इफेक्ट भी हम लोग दे रहे हैं इन क्रेडिट बाय डेबिट वाला। तो इन सेल्स बाय Z 6000 रुपीज़। और ऐसे करके जो सेकंड इफेक्ट था इस फोर्थ जर्नल एंट्री का वो भी हमने दे दिया। बहुत ही ध्यान से आपने सब कुछ करना है और बहुत ही ज़्यादा इजी है। जो नॉर्मल जर्नल एंट्री है वो तो पहले डाल दो उसी अकाउंट में, जैसे यहाँ पर था Z टू सेल्स। तो हमने क्या किया, इन Z टू सेल्स, Z के अकाउंट में गए और क्या लिखा हमने, टू सेल्स अकाउंट लिखा। और फिर दूसरा इफेक्ट डालने के लिए इन क्रेडिट बाय डेबिट होता है, तो हम लोग गए इन सेल्स अकाउंट और लिखा क्या वहाँ पर, बाय Z। नेक्स्ट जर्नल एंट्री पे चलेंगे हम लोग। फिफ्थ हमारे पास है कैश अकाउंट डेबिट टू Z 4000 और 4000। अब कैश अकाउंट टू Z, तो पहला इफेक्ट क्या रहेगा, इन डेबिट टू क्रेडिट, डेबिट रिप्लेस हो गया कैश से और क्रेडिट रिप्लेस हो गया Z से। तो इन कैश अकाउंट टू Z। तो पहले हम लोग गए कैश अकाउंट पे और हमने क्या लिखा, हमने लिखा टू Z। अमाउंट भी लिखेंगे साथ में 4000 रुपीज़। और ये फिफ्थ जर्नल एंट्री का पहला इफेक्ट दिया है हमने। तो अब ध्यान रखना है, पहला इफेक्ट दे दिया हमने तो ध्यान रखना है पूरा आपको उस एंट्री का जो इफेक्ट होता है वो पूरा ही खत्म करना है। ये नहीं कि एक अकाउंट में डाल दिया एक इफेक्ट और दूसरे में करना भूल गए। तो अटेंटिवनेस का भी यहाँ पर रोल है और अगर पूरे ध्यान से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो हमने लिखा इन कैश अकाउंट टू Z 4000 रुपीज़। दूसरा इफेक्ट इन Z बाय कैश अकाउंट। तो हम लोग गए Z के अकाउंट पे और यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ हमने लिखा बाय कैश अकाउंट। अमाउंट क्या थी, 4000 रुपीज़। और ये भी फिफ्थ जर्नल एंट्री का सेकंड इफेक्ट है। तो इन Z बाय कैश अकाउंट। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट जर्नल एंट्री है हमारे पास परचेजेस अकाउंट डेबिट टू Y 4000 रुपीज़। तो हमने क्या करना है, इन परचेजेस अकाउंट टू Y। फिर से कितने की उधार परचेज करी है, 4000 रुपये की करी है और ये है सिक्स्थ जर्नल एंट्री। पहला इफेक्ट दे दिया इन परचेजेस अकाउंट टू Y। तो अब इन Y बाय परचेजेस अकाउंट, Y के अकाउंट में हम गए और हमने लिखा बाय परचेजेस अकाउंट। अमाउंट भी लिखेंगे साथ में 4000 रुपीज़। और ये था सिक्स्थ जर्नल एंट्री का दूसरा इफेक्ट, इन डेबिट टू क्रेडिट और इन क्रेडिट बाय डेबिट। डेबिट रिप्लेस हो गया था परचेजेस अकाउंट से और क्रेडिट रिप्लेस हो गया था Y से। तो इन परचेजेस अकाउंट टू Y, परचेजेस अकाउंट में गए और लिखा टू Y और साथ ही में इन Y बाय परचेजेस अकाउंट। Y में गए और वहाँ हमने लिख दिया बाय परचेजेस अकाउंट।
तो अब यहाँ अच्छे से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हो तो ये परचेजेस अकाउंट डेबिट ही रहा है, जो अकाउंट डेबिट हो रहा है वो डेबिट साइड ही हम अमाउंट लिख रहे हैं, और जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है हम क्रेडिट साइड ही वो अमाउंट लिख रहे हैं। हो क्या रहा है, बस जो नाम आ रहा है अकाउंट का वो आ रहा है दूसरे अकाउंट का, मतलब जिसके कारण ये अकाउंट क्रेडिट हुआ था उसका नाम यहाँ पर आया, और जिसके कारण ये अकाउंट डेबिट हुआ था उसका नाम यहाँ पर आ रहा है। और ये चीज़ हम लोग जब पोस्टिंग सीख रहे थे तो भी हमने अच्छे से ये चीज़ सीख ली थी। नेक्स्ट जर्नल एंट्री पे चलेंगे हम लोग। 7 जर्नल एंट्री हमने पास करी थी, वाई डेबिट टू कैश 2000 रुपीज़। तो अब डेबिट रिप्लेस हो गया वाई से और क्रेडिट रिप्लेस हो गया कैश से। इन डेबिट टू क्रेडिट मतलब कि इन वाई टू कैश। तो वाई में हम लोगों ने क्या लिखना है, वाई में हमने लिखना है टू कैश अकाउंट 2000 रुपीज़, और ये 7th जर्नल एंट्री का पहला इफेक्ट दिया है हमने, वाई डेबिट टू कैश। तो इन वाई टू कैश, तो दूसरा इफेक्ट क्या होने वाला है, इन कैश बाय वाई। तो हम कैश अकाउंट में गए और यहाँ पर हमने लिखना है बाय वाई कितने रुपीज़, 2000 रुपीज़, और ये 7th जर्नल एंट्री का दूसरा इफेक्ट भी हमने दे दिया, और ये जर्नल एंट्री का पूरा इफेक्ट हमने यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर दिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जर्नल एंट्री। 8th जर्नल एंट्री है हमारे पास, जेड डेबिट टू सेल्स। तो डेबिट रिप्लेस हो गया जेड से और क्रेडिट रिप्लेस हो गया सेल्स से। तो इन डेबिट टू क्रेडिट, इन जेड टू सेल्स। तो जेड पे गए हम लोग और हमने लिखना क्या है, टू सेल्स अकाउंट 2000 रुपीज़। 8th जर्नल एंट्री का पहला इफेक्ट दिया है हमने, इन जेड टू सेल्स अकाउंट। तो इन जेड टू सेल्स, तो इन सेल्स क्या होगा, इन सेल्स बाय जेड कितने रुपीज़, 2000 रुपीज़। ये हमने 8th जर्नल एंट्री का सेकेंड इफेक्ट दे दिया है। लास्ट जर्नल एंट्री देखेंगे हम लोग। तो लास्ट जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू जेड 4000 रुपीज़। तो इन कैश टू जेड पहला इफेक्ट देने लगे हम, इन कैश हमने लिखना है टू जेड 4000 रुपीज़। ये 9th और लास्ट जर्नल एंट्री का पहला इफेक्ट दिया है हमने कि इन डेबिट टू क्रेडिट। और अब दूसरा इफेक्ट देंगे जो कि है इन क्रेडिट बाय डेबिट, मतलब कि इन जेड बाय कैश अकाउंट। जेड पे हम लोग गए और हमने यहाँ क्या लिखा, यहाँ हमने लिखा बाय कैश अकाउंट, अमाउंट वही रहेगी 4000 रुपीज़, और ये था 9th एंट्री का दूसरा और आखिरी इफेक्ट। तो इतना करने के बाद सारी जर्नल एंट्रीज का जो इफेक्ट है, जो पोस्टिंग है, हमने बिल्कुल ढंग से कर ली है। याद सिर्फ क्या रखना है, इन डेबिट टू क्रेडिट और इन क्रेडिट बाय डेबिट। और हमेशा पहला इफेक्ट जो देना है वो यही देना है, इन डेबिट टू क्रेडिट। हमेशा हमने क्या किया, पहले हम गए वो वाले अकाउंट में जो डेबिट हुआ था और उसमें हमने इफेक्ट दिया, और फिर जाएंगे जो अकाउंट क्रेडिट हुआ और फिर हम उस पर इफेक्ट देंगे। तो इन डेबिट टू क्रेडिट और इन क्रेडिट बाय डेबिट। और अच्छे से हमें पता है डेबिट साइड हमेशा टू साइड है, क्रेडिट साइड हमेशा बाय साइड है। किसी ने भी इसको इंटरचेंज करने की गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी, चाहे कोई अकाउंट किसी का भी हो, एसेट का हो, लायबिलिटी का हो, इनकम का, एक्सपेंस का, कैपिटल का। लेफ्ट साइड हमेशा डेबिट साइड, वहाँ हमेशा टू लिखा जाता है। राइट साइड हमेशा क्रेडिट साइड और वहाँ हमेशा बाय लिखा जाता है। क्योंकि अब हमें अच्छे से समझ आ गया होगा इतनी जर्नल एंट्रीज को पोस्ट करने के बाद कि डेबिट और क्रेडिट ही इंक्रीज और डिक्रीज सिग्निफाई करती हैं। तो किसी के लिए इंक्रीज का मतलब डेबिट होता है, किसी के लिए क्रेडिट होता है। ऐसे किसी के लिए डिक्रीज का मतलब डेबिट होता है और किसी के लिए क्रेडिट होता है। तो सारा जो इफेक्ट होता है वो अच्छे से समझ में आ जाता होता है। बस पता क्या होना चाहिए, ये अकाउंट जो है ये है किस चीज़ का, और उसके बाद आप लोग सही से इंटरप्रेट कर सकते हो कि इन बॉक्सेस में जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग क्या है। तो अब हम जर्नल एंट्रीज में गए वन बाय वन, जैसे जैसे वो लिखी हुई थी पूरा इफेक्ट दिया हमने एक जर्नल एंट्री का, और फिर ही हम नेक्स्ट जर्नल एंट्री पे गए। तो ऐसे करके हमने अपना जो पोस्टिंग वाला स्टेप होता है उसका पूरा इफेक्ट हर एक जर्नल एंट्री का देने के बाद हमने क्या करना है, हर अकाउंट का टोटल लगाना है, जिसको हम बोलेंगे कास्टिंग। हमें अच्छे से पता है कास्टिंग का मतलब होता है टोटल लगाना। और अब टोटल कैसे लगाना है, जिस साइड का टोटल ज़्यादा होगा हर एक अकाउंट में वो दोनों साइड लिखना है, ना कि सिर्फ उस साइड जिसका वो असल में टोटल है।
तो कास्टिंग का मतलब हायर टोटल जो होगा, डेबिट साइड का हो चाहे क्रेडिट साइड का हो, जो भी हायर टोटल रहेगा वो दोनों साइड लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कैश अकाउंट है, तो डेबिट साइड का टोटल क्या है, 20,000 प्लस 4,000 प्लस 4,000, 28,000 डेबिट साइड का टोटल, और क्रेडिट साइड का टोटल क्या है, 2,000 प्लस 2,000 4,000। तो हायर टोटल कौन सा है, इस साइड का टोटल ज़्यादा है, तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे एक लाइन, और इस साइड भी बिल्कुल इसी के सामने हम लोगों ने लाइन लगानी है। मतलब कि हमें यहाँ अराउंड 2 लाइंस छोड़ देनी है बैलेंस निकालने के लिए। ऊपर हम लोग हमेशा बैलेंस लिखेंगे, जैसे कि हमने देखा था कि बैलेंसिंग फिगर हमेशा ऊपर निकलती होती है, जिस भी साइड वो निकले। तो हमने यहाँ पे अराउंड 1 या 2 लाइंस हमने छोड़ देनी है। ये एक लाइन लगाने के बाद ये वाली लाइन जहाँ पे खत्म होगी, हमने इस बॉक्स को यहाँ पर क्लोज कर देना है, और डबल अंडरलाइन करना होता है जब भी हमें किसी चीज़ को क्लोज करना होता है। जैसे कि जर्नल में भी हम अमाउंट के कॉलम को डबल अंडरलाइन करके क्लोज करते थे, तो यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, डबल अंडरलाइन करना है दोनों डेबिट साइड वाले को भी और क्रेडिट साइड वाले को भी। और ये जो हमने क्लोज करने के लिए बॉक्स बनाया है, ये बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, एक दूसरे के सामने ही हमने ये बनाना है। ये नहीं करना कि ये ऊपर बना दिया, ये नीचे बना दिया, या इसे ऊपर बना दिया, इसे नीचे बना दिया, ऐसे नहीं करना। बिल्कुल पैरेलली, मतलब बिल्कुल आमने सामने हमने इन दोनों बॉक्सेस को बनाना है। अब कास्टिंग करनी है, कास्टिंग में हायर टोटल हमने लिखना है। तो हायर टोटल इस कैश अकाउंट के लिए डेबिट साइड का है, 20,000 प्लस 4,000 प्लस 4,000, 28,000 हायर टोटल था, तो यही वाला टोटल यहाँ पर चला जाएगा। तो अब यहाँ पे भी हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है 28,000। तो 28,000 ही हम यहाँ पे लिखेंगे। ऐसा करने से ये जो टोटल हमने लगाया, इसी को क्या बोलते हैं, कास्टिंग बोलते हैं। ये चीज़ हमें ऑलरेडी अच्छे से पता है। तो अब हमने कास्टिंग कर ली एक अकाउंट की, तो अब ऐसे नहीं करना कि अगले अकाउंट में भाग जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं करना ऐसा। हमने बैलेंसिंग भी साथ ही में कर लेनी है जैसे ही हमने कास्टिंग करी, क्योंकि हमने यहाँ टोटल ऑलरेडी लगाया हुआ है। कैलकुलेशन हमारे दिमाग में, फिर से यहाँ पे पहले जाके टोटल लगाएंगे, फिर से ये वाली कैलकुलेशन करोगे बैलेंस निकालने के लिए, ऐसा नहीं करना। कास्टिंग और बैलेंसिंग साथ में होगी। तो पोस्टिंग कर ली, पोस्टिंग सारी जर्नल एंट्रीज की 1 बाय 1 कर हमने करी, और अब कास्टिंग और बैलेंसिंग एक अकाउंट की साथ में करनी है। तो कास्टिंग करने के लिए 28,000 हायर टोटल था, दोनों साइड हमने 28,000 लिख दिया। अब यहाँ पे तो असल में 28,000 है, पर क्या यहाँ पे 28,000 टोटल बन रहा है, नहीं बन रहा। यहाँ पे सिर्फ 4,000 है हमारे पास। तो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी यहाँ पर 28,000, जो भी टोटल है उसमें से माइनस करेंगे ऊपर जितना भी है। तो 28,000 माइनस 2,000 माइनस 2,000, या 28,000 माइनस 4,000 कितना आया, 24,000 आया। ये बैलेंसिंग फिगर, इसको मैंने लिखा BS, बैलेंसिंग फिगर ये आई 24,000, और यही इस कैश अकाउंट का बैलेंस है। क्योंकि क्रेडिट साइड पे आया है इसका बैलेंस, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय, क्योंकि क्रेडिट साइड हमने हमेशा बाय ही लिखना होता है। बाय बैलेंस, जो भी हमारी ये फिगर आई, जो भी ये नेट निकलता होता है बैलेंस, हमेशा लिखते हैं बाय बैलेंस कैरेट डाउन। अब ये जो बैलेंस कैरेट डाउन निकल रहा होता है, ये किसी भी डेट को हम असल में निकाल सकते हैं। और मैंने आपको बताया है कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, जैसे ही एक जर्नल एंट्री हमने डाली तो उसके बाद आगे के स्टेप्स अपने आप लग जाते हैं। ये सारे अकाउंट्स हर जर्नल एंट्री के साथ अपडेट होते रहते हैं। पर क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में, हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ था 31 मार्च 2020, तो ये जो बैलेंस है ये है 31 मार्च 20 का, कि ये क्लोजिंग बैलेंस है उस पीरियड का। इसका मतलब क्या है, कैश में अभी हमारे पास 24,000 रुपये पड़े हैं, क्योंकि डेबिट साइड मतलब कैश एसेट था तो डेबिट इंक्रीज सिग्निफाई कर रही थी। तो कैश हमारे पास 28,000 डेबिट हुआ था, उसमें सिर्फ 4,000 ही क्रेडिट था। किस कारण से ये 24,000 है, इन चीज़ों के कारण ये कैश अकाउंट बढ़ा है, और इन चीज़ों के कारण ये कैश अकाउंट कम हुआ है। और ऐसे करके 31 मार्च 20 को हमारे पास 24,000 कैश पड़ा है, बिकॉज टोटल ऑफ डेबिट साइड इज एक्सीडिंग द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। इसलिए इस कैश अकाउंट का क्या है, कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का जनरली डेबिट बैलेंस ही होगा जो उनका इंक्रीज सिग्निफाई करता है, और ऐसे ही कैपिटल लायबिलिटीज और इनकम्स, उनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा, क्योंकि वो उनका इंक्रीज सिग्निफाई करता है। तो जिसका भी जो भी इंक्रीज सिग्निफाई करता होता है, जनरली यही होगा कि वही उसका बैलेंस निकला करेगा। अब ये हमारा यहाँ पे बैलेंस कैरेट डाउन निकल गया। अब जिस भी साइड आपका बैलेंस कैरेट डाउन निकलता है, हमें इसको ब्रॉट डाउन करना होता है नेक्स्ट पीरियड की कैलकुलेशन के लिए।
तो जिस भी साइड बैलेंस कैरी डाउन निकलेगा उसके ऑपोजिट साइड हमने इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है। मतलब इस बैलेंस को हम कैरी डाउन करेंगे और यहाँ पे जो बैलेंस आएगा वो ब्रॉट डाउन हुआ है, मतलब कि उसी को हमने नीचे लाए हैं। तो यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन था तो हम लोग यहाँ पर लेके जाएंगे और यहाँ हम लिखेंगे डेबिट साइड में लिखना है हमने, जो भी ऑपोजिट साइड होगी वहाँ ही लिखना है। हम लोग यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, B/D, इसका मतलब होता है ब्रॉट डाउन, मतलब कि ऊपर से हम लोग इसी को नीचे लेके आए हैं, क्योंकि हमें अच्छे से पता है जब भी टोटल ऑफ डेबिट साइड एक्सीड्स तो टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, तो होता क्या है, उस चीज़ का डेबिट बैलेंस होता है। बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पे निकलेगा क्योंकि इसी का टोटल तो ज़्यादा है, तो बैलेंस कैरी डाउन जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो यहीं पर निकलेगा। मतलब क्या है, इसका डेबिट बैलेंस है, तो हम इसको यहाँ पर ब्रॉट डाउन करेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,000 रुपये, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ये था 31 मार्च 20, तो नेक्स्ट पीरियड का स्टार्टिंग हम लोगों ने यहाँ लिखनी होती है, वो होगी 1 अप्रैल 20। तो ऐसे करके ये जो पूरा अकाउंट है ये हमने बना लिया है। चाहे आप क्वेश्चन में ब्रॉट डाउन ना करें इन बैलेंसेस को, क्योंकि आपको जनरली एक ही पीरियड का वो बनाने को बोलेगा, लेकिन वैसे मैंने आपको बता दिया है कि जहाँ पे भी बैलेंस कैरेट डाउन आएगा उसके ऑपोजिट साइड बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ करेगा। तो यहाँ बाय साइड आया था तो हमने यहाँ लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और हमें पता चल रहा है कि इस कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 24,000 रुपये। तो बैलेंसिंग का मतलब हो गया, ये जो हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली है 24,000 रुपये, इसका मतलब ही होता है बैलेंसिंग। तो ऐसे करके इस अकाउंट का हमने पूरा सारे स्टेप्स खत्म कर लिया। हमने पोस्टिंग भी कर ली, हमने कास्टिंग भी कर ली और हमने बैलेंसिंग भी कर ली। पोस्टिंग हम लोग सबसे पहले करते होते हैं, सारी जर्नल एंट्रीज को हम लोग पहले पोस्ट करते हैं और उसके बाद एक एक अकाउंट करके कास्टिंग और बैलेंसिंग साथ साथ करते जाएंगे, ताकि बाद में देखो अगर हम पहले यहाँ पे सिर्फ कास्टिंग करके छोड़ जाते तो ये वाली कैलकुलेशन हमें फिर से करनी पड़ती है बैलेंस निकालने के लिए, जो कि बेवकूफ़ी है। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अभी तो ये थोड़ी सी अमाउंट्स यहाँ पर थी, आगे चल के बहुत सारी अमाउंट्स होगी तो कितनी बार कैलकुलेट करोगे। इसलिए कास्टिंग और बैलेंसिंग साथ में करके जाओगे एक अकाउंट की, और ये वाला अकाउंट आप खत्म कर दोगे। तो ये वाला अकाउंट हमारा खत्म हो गया। हम लोग चलेंगे कैपिटल अकाउंट में, और यहाँ पे भी हम लोग कास्टिंग और बैलेंसिंग करेंगे। तो वही चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे कुछ लाइन हम लोग छोड़ेंगे, एक या दो, बैलेंस निकालने के लिए, और यहाँ पे फिर हम ऐसे बॉक्स बना देंगे। तो अब हमें दिख ही रहा है कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 20,000 रुपीज़। तो दोनों ही साइड हमने क्या लिख दिया 20,000। यहाँ पे 20,000 आया था, इसी को हमने दूसरी साइड भी लिख दिया, और ऐसे करके हमने कास्टिंग कर ली। अब हमें बैलेंसिंग करनी है। यहाँ तो असल में 20,000 है, पर यहाँ पे तो असल में 20,000 है ही नहीं, तो 20,000 ही हमारी बैलेंसिंग फिगर निकली। जो भी बैलेंसिंग फिगर निकलती होती है, जहाँ पे भी निकलती है, वो होता है बैलेंस कैरिड डाउन। तो बैलेंस कैरी डाउन किसी भी साइड निकल सकता है, चाहे वो डेबिट साइड निकले चाहे क्रेडिट साइड निकले। हमने बस क्वेश्चन ढंग से सॉल्व करना है और एक एक चीज़ सोच के करनी है कि हो क्या रहा है। तो अब डेबिट साइड निकला था बैलेंस, तो हमने लिखा टू बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि डेबिट साइड टू साइड होती है। तो हमने बैलेंसिंग भी कर ली इस अकाउंट की, और साथ ही में हम लोग इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन भी कर देंगे। तो इसको हम ऑपोजिट साइड लेकर गए, बैलेंस कैरी डाउन आया था डेबिट साइड, तो अब क्रेडिट साइड पे हम लोगों ने लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि हमें इसको ब्रॉट डाउन भी करना होता है। तो अब हम इसको नीचे लेकर आ रहे हैं वहीं से, तो 20,000 रुपीज़ हमारा आ गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बस ध्यान से करना है कि जब भी बैलेंसेस लिखने हैं आपने, तो टू और बाय में तब गलती नहीं करनी, क्योंकि पोस्टिंग में तो टू और बाय की गलती नहीं होगी, क्योंकि वो हमारे जो वर्ड्स हैं उसी में इनकॉर्पोरेटेड है, इन डेबिट टू क्रेडिट और इन क्रेडिट बाय डेबिट। लेकिन जब आपने बैलेंसेस लिखना है तब आपको खुद से ध्यान लगाना है कि कौन सी साइड बैलेंस निकल रहा है। तो जहाँ पे भी बैलेंसिंग फिगर निकल रही है वहाँ पे भी ध्यान रखना है कि लिखना तो कैरेट डाउन है, पर टू और बाय का ध्यान रखना है, और फिर उसके ऑपोजिट साइड लेकर जाना है, और वहाँ पे भी ध्यान रखना है कि वहाँ लिखना ब्रॉट डाउन है, पर टू और बाय का हमने ध्यान रखना है। नेक्स्ट अकाउंट पे चलेंगे हम। अब परचेजेस अकाउंट में हमें दिख रहा है डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो हम लोगों ने बनाया ये बॉक्स और इसको किया डबल अंडरलाइन। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, जो कि है 8,000। इसी को हम दूसरी साइड लेकर चले गए, हम कास्टिंग कर रहे हैं अभी, तो 8,000 रुपीज़ हो गया। यहाँ तो असल में 8,000 था, पर यहाँ तो था ही नहीं, तो लिखेंगे 8,000 यहाँ पर, और यहाँ हम लिखेंगे, ये हमारा निकला है बैलेंस कैरेट डाउन, क्योंकि क्रेडिट साइड निकला है इसलिए ये क्या है, ये है बाय बैलेंस कैरेट डाउन। डेट भी हम लोग लिखेंगे 31 मार्च
20। ऐसे यहाँ पे भी हम लोग डेट लिख देंगे, जहाँ बैलेंस कैरेट डाउन निकला वो है 31 मार्च 20 और जब ब्रॉट डाउन किया वो है 1 अप्रैल 20। अब यहाँ बैलेंस निकला बाय साइड पे, तो अब हम इसको ब्रॉट डाउन भी करेंगे दूसरी साइड पे। तो टू साइड पे हमें इसको ब्रॉट डाउन करना है, मतलब कि डेबिट साइड पे। तो हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000 रुपीज़ और यहाँ पे डेट आएगी 1/4/20। तो यहाँ पे भी हमने कास्टिंग और बैलेंसिंग कर ली। नेक्स्ट अकाउंट पे चलेंगे हम, जो है वाई का अकाउंट। तो अब यहाँ पे हमें दिख रहा है डेबिट साइड का टोटल है 2000 + 2000 4000 और क्रेडिट साइड का टोटल है 4000 + 4000 8000। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, हम लोगों ने यहाँ पे ये बॉक्स बनाकर इसे क्लोज किया। 8000 ज़्यादा है टोटल, तो हमने 8000 यहाँ लिखा, पर 8000 यहाँ भी हमने लिखा और कास्टिंग हम लोगों ने पूरी कर ली। अब वहाँ पे तो 8000 असल में है, पर यहाँ तो सिर्फ 4000 है। तो 8000 - 2000 - 2000 या फिर सीधा 8000 - 4000 बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे निकलेगी 4000 रुपीज़। यहाँ हमने लिखा बैलेंस कैरेट डाउन, जहाँ पे भी बैलेंस निकल रहा है वहाँ बैलेंस कैरेट डाउन लिखना होता है, क्योंकि डेबिट साइड निकला तो हमने लिखा टू बैलेंस कैरेट डाउन। डेट लिखेंगे यहाँ पर 31 मार्च 20 को ये बैलेंस निकला है। अब टू साइड पे बैलेंस कैरेट डाउन निकला है, तो बाय साइड पे हम इसको ब्रॉट डाउन करना है। डेट भी लिखेंगे यहाँ 1 अप्रैल 20 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 4000 रुपीज़। अभी हम इन सब चीज़ों का मतलब भी समझेंगे, पर एक बार पहले हम ये स्टेप पूरे कर लेते हैं। अब हम चलेंगे जेड के अकाउंट पे। तो डेबिट साइड का टोटल है 6000 + 2000 8000 और क्रेडिट साइड का टोटल क्या है 4000 + 4000, ये भी 8000। तो इसका मतलब क्या है, ये अकाउंट पूरा का पूरा बैलेंस्ड है, कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं निकल रही। मतलब क्या है, इससे ना तो हमें कोई पैसे लेने हैं ना ही कोई पैसे देने हैं, मतलब कि अकाउंट का नील इफेक्ट है, ये ज़ीरो है हमारे लिए। इससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं करना है। तो यहाँ पे क्योंकि कोई बैलेंस ही नहीं है इसका ब्रॉट डाउन करने के लिए, क्योंकि कुछ कैरेट डाउन ही नहीं निकलने वाला, हम लोग ने सीधा इसको क्लोज किया और यहाँ पे लिखा 8000 और यहाँ पे भी लिखा 8000। कोई बैलेंस कैरेट डाउन यहाँ पर नहीं है। तो जहाँ पे भी टोटल टैली कर जाता है, मुझे तो आदत है मैं ऐसे करके 2 लाइंस यहाँ पर लगा देती होती हूँ, ताकि मुझे पता चले कि यहाँ से कोई बैलेंस उठा के आगे हम इन बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में डालते होते हैं। तो ये जहाँ पे भी लाइंस मैंने लगाई होती है, मुझे पता होता है कि मैंने अब इस बैलेंस को आगे ट्रायल बैलेंस में नहीं लेके जाना, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, ये ऑलरेडी एडजस्टेड है। 8000 ही डेबिट हुआ था, 8000 ही क्रेडिट हो गया, तो ज़ीरो, कुछ भी नहीं है इस अकाउंट से, कुछ लेना देना हमने नहीं करना। और अब हम चले सेल्स अकाउंट पे। तो दिख रहा है क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, 6000 + 2000 क्या आया 8000 आया। इसको हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे 8000। कास्टिंग हम लोगों ने कर ली और अब यहाँ पे असल में तो 8000 है नहीं, तो ज़ीरो था, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 8000, जो कि निकली बैलेंसिंग फिगर। ये हमारा निकल रहा है बैलेंस कैरेट डाउन। डेबिट साइड पे निकला है तो हम लोगों ने लिखना है 2, तो ये है 2 बैलेंस कैरेट डाउन 31 मार्च 20 को। बैलेंस कैरेट डाउन है तो उसको हम ब्रॉट डाउन भी करेंगे, तो दूसरी साइड हमें ब्रॉट डाउन करना होता है। यहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि क्या है 8000 रुपीज़। डेट भी यहाँ पर लिख देंगे 1 अप्रैल 20। तो ऐसे करके इन सारे अकाउंट्स की हमारी पोस्टिंग, कास्टिंग, बैलेंसिंग सब कुछ ख़त्म हो गया है। पूरा क्लासिफिकेशन वाला जो स्टेप है वो ख़त्म हो गया। ऐसे ही करके हम ये लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। लेजर में होता ही क्या है, अकाउंट्स होते हैं। इन अकाउंट्स को देख के हम बता सकते हैं कि एक अकाउंट में किस किस चीज़ के कारण इफेक्ट पड़ा, किस किस कारण वो इंक्रीज़ हुई, किस किस कारण वो डिक्रीज़ हुई, या इस केस में किस किस कारण इंक्रीज़ हुई, किस किस कारण डिक्रीज़ हुई। और साथ ही में हमें पता चलता है कि उसमें कितना बैलेंस पड़ा है। तो ये सारे हमने बैलेंसेस भी निकाल लिए, तो हमें ये सारा कुछ सब चीज़ से पता चल जाता होता है। तो अब यहाँ पर मैं कितनी बार बोल भी चुकी हूँ कि एसेट्स और एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट बैलेंस और लायबिलिटीज़ कैपिटल और इनकम्स का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। तो अब यहाँ पे देख भी लेते हैं कि ये कैसे होता है। ये देखो यहाँ पे जो बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने किया, जहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं, जिस साइड बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं
वो होता है उसका बैलेंस। या फिर एक और चीज़ बताई थी मैंने, या तो ये याद कर लो कि जिस साइड आपने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया वो उसका बैलेंस होता है, या फिर ये याद कर लो कि जब टोटल ऑफ डेबिट साइड एक्सीड करे टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, मतलब ये साइड डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो उसका डेबिट बैलेंस ही है, और अगर टोटल ऑफ क्रेडिट साइड एक्सीड द टोटल ऑफ डेबिट साइड तो उसका क्रेडिट बैलेंस है। तो यहाँ पर हमें मतलब समझ में आना चाहिए कि कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 24,000 रुपये, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 20,000 रुपये, परचेजेस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 8,000 रुपये। तो इन तीन का ही देखते हैं पहले। कैश अकाउंट एसेट था, उसका डेबिट बैलेंस निकला। कैपिटल थी, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस निकलना था तो क्रेडिट बैलेंस ही निकला। परचेजेस अकाउंट एक्सपेंस था, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस निकलना चाहिए था, डेबिट बैलेंस ही निकला। वाई क्या थी, वाई हमारी लायबिलिटी थी, उसका है क्रेडिट बैलेंस 4,000 और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस ही निकलना चाहिए था, वही हमारा निकला है। जेड हमारा एसेट था, वो डेटर था, पर इस केस में उसने पूरा अपना अकाउंट सेटल कर लिया। जितनी हमने उसको उधार पे सेल करी थी उतना ही उसने हमें पैसा वापस भी कर दिया है, इसलिए इसका अकाउंट पूरा का पूरा सेटल हो चुका है। और सेल्स अकाउंट एक इनकम थी, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस ही आया हुआ है हमारी इस इनकम का। अब ये चीज़ मैंने क्यों सिखाई है, क्योंकि अभी तक क्या था, ट्रांजैक्शंस दी हुई थी, जर्नल एंट्रीज पास कर रहे थे और फिर लेजर के अकाउंट्स बना रहे थे। अब क्या होगा, कुछ ओपनिंग बैलेंसेस दिए होंगे, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस, कैपिटल, किसी का भी ओपनिंग बैलेंस दिया होगा। आगे कुछ ट्रांजैक्शंस दी होंगी जिनकी जर्नल एंट्रीज हम लोग पास करेंगे और उसके बाद हमें लेजर अकाउंट्स बनाने होंगे। तो लेजर अकाउंट बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए एसेट्स का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है। तो अगर ऑलरेडी एक बैलेंस दिया हुआ है तो क्या लिखना है हमें, डेबिट बैलेंस है, टू साइड लिखना है। तो एसेट्स और एक्सपेंसेस के लिए अगर बैलेंस दिया हुआ है और आपने उसको लेजर अकाउंट में लिखना है, आप टू साइड लिखोगे। तो आप कैसे लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे, क्योंकि एसेट्स और एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट साइड टू साइड होती है, तो हमने लिखना होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ऐसे ही अगर इनकम्स, कैपिटल या लायबिलिटी का हमें बैलेंस दिया होता है तो उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट साइड बाय साइड होती है। तो अगर इनका बैलेंस दिया हुआ है तो हमें लिखना होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो मतलब क्या बना, एसेट्स और एक्सपेंसेस के लिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और लायबिलिटीज, कैपिटल और इनकम के लिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये चीज़ भी आगे चल के किसी क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, पर अभी के लिए आपको बस ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब आगे चल के इन्हीं बैलेंसेस को यूज़ करके, ये जो बैलेंसेस हमने निकाले हैं इन सभी बैलेंसेस को यूज़ करके हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे। जैसे ही हमारा ये लेजर का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनाने के दो तरीके रहते हैं। दोनों तरीके मैं आपको सिखाऊंगी तो ज़रूर, पर हमने यूज़ यही वाला करना है। हमें ये बैलेंसेस ऑलरेडी लेजर अकाउंट में ही हमने निकाल लेने हैं और इन बैलेंसेस को ही यूज़ करके हम ट्रायल बैलेंस बनाया करेंगे। तो इसी के साथ ये वाला जो लेक्चर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप सभी को सही से सब कुछ समझ में आ गया हो। बिल्कुल ध्यान से करनी होती है हर एक चीज़। यहाँ पर एक प्रोसेस ही लग रहा है, कोई दिमाग नहीं लग रहा लेजर अकाउंट बनाने में। दिमाग सिर्फ जर्नल एंट्री पास करने में लग रहा है। और यहाँ पर सिर्फ जब लेजर बनाना है हमने, सिर्फ अटेंटिवनेस का रोल है। अगर आप अटेंटिवली क्वेश्चन कर रहे हो, बिल्कुल ध्यान है आपका क्वेश्चन में, तो सारे आप इफेक्ट सही ही करोगे, क्योंकि हमें पता है पोस्टिंग कैसी होनी है, इन डेबिट टू क्रेडिट और इन क्रेडिट बाय डेबिट। उसके बाद हमने कास्टिंग करनी है और साथ ही में हमने बैलेंसिंग करनी है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और उसमें हम लोग सीखेंगे कि कंपाउंड जर्नल एंट्री अगर हमारे पास है, एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो रहा है या एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो उसकी पोस्टिंग हम लोग कैसे करेंगे। सो दिस इज़ इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।